हाय एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की क्लास। एमएलटी एमसीक्यू और एमएससी एमएलटी एमसीक्यूज का करेंगे पोस्टमार्टम, जो हमारी थीम है चैनल की। आई होप अभी तक तो आप फैमिलियर हो गए होंगे, ठीक है, हमारी थीम से एमसीक्यू का पोस्टमार्टम। और ये क्लास आप अगर आप सीआरई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई भी देख सकते हो, पीजीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप देख सकते हो, एग्ज़ाम कोई भी हो, लैब से रिलेटेड स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, एम्स का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई ही CSIR का कोई एग्ज़ाम हो, ICMR का कोई एग्ज़ाम हो, सभी के लिए देख सकते हैं। कोई भी लैब से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया में भाई, सभी के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप लैब से रिलेटेड एग्ज़ाम की ना भी प्रिपरेशन करें, आप जनरली आप देख रहे हो जनरल नॉलेज के लिए माइक्रोबायोलॉजी या एमएलटी की, तो भी आप देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी अभी BSc कर रहे हो या BSc आपने कर चुके हो, ठीक है। तो ये है हमारे क्वेश्चन ब्रेन। क्वेश्चन शुरू करते हैं हमारा। फॉर ऑल दोज जो कि नए हैं चैनल पर, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम चेतन, ठीक है, चेतन प्रकाश, फाउंडर ऑफ लैबटोनिक। तो ये हमारा प्यारा चैनल है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मिक्स क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के भी हैं, माइक्रो के भी हैं, ठीक है, सारे हैं, हिस्टो के भी है, हिमैट के भी हैं, सभी है इसमें। जैसे अभी ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है डायरेक्ट बिलिरुबिन के ऊपर। तो सीरम में जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो कब इंक्रीज होता है, इसमें देखो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन भी रखी है और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी रखी है, ठीक है। नीचे यहाँ पर देखो कि ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। तो मैं वो टेक्निक भी बताऊंगा आपकी, कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, ठीक है। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन किस में इंक्रीज होगा, सीरम में कब इंक्रीज होगा, प्रोस्टेट कैंसर में, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है यार। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मायोकार्डियल एक्सीडेंट ना हो देखो, तो सारा सीधा सीधा दिख रहा है भाई, जॉन्डिस जहाँ वर्ड नाम आ रहा है, ठीक है। इसको तो आप जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है उससे भी मतलब वो लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि कोई भी हमारी जो डक्ट है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस उसको बोलते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जैसे कि लीवर से तो निकल गया है वो, ठीक है, लीवर से तो, लीवर में तो क्या होता है, कंजुगेशन होता है। अब कंजुगेटेड बिलिरुबिन लीवर से तो निकल गया, अभी यहाँ इस डक्ट में कोई भी रुकावट आ गई है, ठीक है, पोस्ट हिपैटिक बोलते हैं इसको, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को पोस्ट हिपैटिक, क्योंकि हिपैट के बाद यानी कि लीवर के बाद द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लीवर टू द इंटेस्टाइन इज गेट ब्लॉक्ड, ठीक है। ये इंटेस्टाइन में जाती है डक्ट, बिलियरी डक्ट आपको पता होगा, ठीक है। उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जैसे कोई भी गाल स्टोन हो गया, कोई भी पथरी जिसको बोल देते हैं ना, पित्त की थैली में पथरी, तो कोई भी जैसे कोई ट्यूमर हो गया या कोई भी पथरी बन गई, गाल स्टोन हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीवर है वो, देखो इन्होंने लिखा द लीवर कैन स्टिल कॉन्जुगेट डायरेक्ट द बिलिरुबिन बट इट कैन नॉट एक्सक्रीट इट, यानी कि इसमें बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, क्योंकि कंजुगेशन तो होता रहेगा ना, कंजुगेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है इसके सिक्रीशन में, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दैट वाई बट इट कैन नॉट एक्सक्रीट, उसकी वजह से एक्सक्रीट नहीं हो पाता ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। दिस लीड टू एन एक्यूमुलेशन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा भाई, कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ एंटर करती है तो ये अनकंजुगेटेड होता है, जब इसमें कंजुगेशन हो जाता है, अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एकदम से फिर ब्लड में क्या होगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, दैट जो कि हमें डिटेक्ट कर लिया जाएगा सीरम में या यूरिन में, ठीक है, क्योंकि यूरिन बाद में ब्लड से ही तो यूरिन बनता है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर इट सेल्फ डज नॉट टिपिकली कोज एन इंक्रीज इन डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन, ठीक है, unless it has been metastasized to the liver or surrounding lymph node causing biliary obstruction, ठीक है। ये रेयर कंडीशन होती है। कोई माइकार्डियल इन्फेक्शन का भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि माइकार्डियल इन्फेक्शन तो भाई हार्ट अटैक से रिलेटेड है, ठीक है। माइकार्डियल इन्फेक्शन में होता क्या है, दैट इन्वॉल्व द डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई जैसे हार्ट है, हार्ट को खुद को भी तो ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि हार्ट पंप कर रहा है तो इसको ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं होती। जब इसको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती तो तब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। और इसका कोई रिलेशन नहीं है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था गाइस आपका कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का। आपको पता होना चाहिए जॉन्डिस की कंडीशन कब होती है, कितना लेवल होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था जॉन्डिस से रिलेटेड, ठीक है, बिलरुबिन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन पूछा है आपका स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन से गाइस एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप कोई भी एग्जाम दो, ठीक है, क्योंकि ये जो जनरल टॉपिक होता है ना, यहाँ से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। अब जैसे कोई डीप क्वेश्चन, जैसे अब अगर मुझे भी बोले तो मैं तो जनरली बनाऊंगा ना, जनरली पूछूंगा। अगर मुझे कोई पेपर बनाने के लिए बोले तो जनरल टॉपिक जैसे स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन है, कल्चर मीडिया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सपोजर ऑफ मटेरियल टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स ऑन 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज। इसको हाईलाइट करो भाई, 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज लिखा है। 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में हम कौन सा ऑप्शन इनमें से होना चाहिए? देखो, पास्चराइजेशन नहीं हो सकता, ऑटोक्लेव नहीं हो सकता, फंसेंगे तो ये दो ऑप्शन फंसेंगे। इनमें से भी आपको पता है इंसिपिएशन कब किस किस टेम्परेचर पर करते हैं। आपको अगर आपको यही नहीं पता कि इंसिपिएशन किस टेम्परेचर पे करते हैं, तो ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो, क्योंकि जो इंसिपिएशन करते हैं हम जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंसिपिएशन जो होते हैं वो बिलो 100 डिग्री होता है इंसिपिएशन। इंसिपिएशन पता है किसके लिए करते हैं? एलजी मीडिया के लिए। एलजी मीडिया के लिए इंसिपिएशन यूज़ करते हैं हम 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज, क्योंकि उसमें होता है एग, और एग क्या होता है, कोगुलेट कर जाता है, तो इसको बिलो 100 डिग्री सेल्सियस हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है 80 से 85 डिग्री तक, ठीक है। तो इंसिपिएशन इसका जो है वो राइट आंसर है, सॉरी टिंडलाइजेशन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो टिंडलाइजेशन है, मैं इंसिपिएशन के बारे में बता रहा था आपको, क्योंकि टिंडलाइजेशन में ही हम क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं 20 मिनट्स के लिए। देखो लिखा भी हुआ है, टिंडलाइजेशन इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन। फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन क्यों? क्योंकि स्टरलाइजेशन हम फ्रैक्शन में करते हैं, और इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन, इंटरमीडिएट का ही मतलब ये होता है, जैसे कि इंटरमीडिएट हीटिंग, आप जैसे कोई बर्नर है, जैसे यहाँ पर जो आपने पढ़ा होगा ना, बर्नर जब हम इंटरमीडिएट हीटिंग बोलते हैं, जिसको लोग को जब स्टराइल करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक बार आपने क्या किया, यहाँ से बना दिया, ठीक है, फिर उसको स्टरलाइज किया, प्राइमरी बनाई, फिर उसको स्टरलाइज किया, ऐसे टर्सरी बनाई, फिर ऐसे क्वार्टनरी बनाई, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट हीटिंग, ठीक है। तो इंटरमीडिएट हीटिंग से हम क्या करते हैं, ये स्टराइल करते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन यही कि बार बार स्टेप्स में आप कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है। फ्रैक्शनल, वही फ्रैक्शन में कर रहे हो, हीटिंग ऑफ मटेरियल टू 100 डिग्री सेल्सियस इन फ्री फ्लोइंग स्टीम अब अप्रोक्सीमेटली फॉर 20 मिनट्स फॉर दैट। इसमें भी 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में हम करते हैं। टिंडलाइजेशन में और इंसिपिएशन में गाइज एक ही डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए, वो है टेम्परेचर का, ठीक है। वो टेम्परेचर का होना चाहिए, वो टेम्परेचर का ही होता है, ठीक है, होना चाहिए क्या, वो टेम्परेचर का ही होता है, ठीक है। क्योंकि जो टिंडलाइजेशन होता है उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, और जो इंसिपिएशन होता है उसको हम 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो ये है टिंडलाइजेशन में और इंसिपिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस। यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, दिस प्रोसेस वर्क बिकॉज द फर्स्ट हीटिंग। अब देखो क्या होगा, 3 बार कर रहे हो, ठीक है। पहले आपने हीट किया तो सारी की सारी जो वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल है वो मर गई, ठीक है, पहली हीटिंग में। दूसरी हीटिंग में क्या हुआ, जब ओवरनाइट जब आप इसको ऐसे छोड़ दोगे तो जो, अब देखो ओवरनाइट इंक्यूबेशन एट फेवरेबल टेम्परेचर जो कि 37 होता है, तो जो हीट रेजिस्टेंट, जो मान लो इसमें आपने फर्स्ट टाइम किया तो सारी की सारी वेजिटेटिव फॉर्म तो मर गई, उसके बाद कुछ स्पोर तो बच गए होंगे ना, जो हीट रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं वो तो बच गए होंगे। वो क्या करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, तो फिर वो वेजिटेटिव सेल बना लेंगे। फिर ऐसी सब्सिक्वेंट हीटिंग जो सेकेंड डे होता है वो इनको मार देगी। उस तीसरे दिन में जब थोड़े बहुत जो बच जाएंगे वो तीसरे दिन मारे जाएंगे, ठीक है। थर्ड डे किल दीज न्यूली जर्मिनेटेड वेजिटेटिव सेल। तो ऐसे ही हम क्या होता है जैसे कि ऐसे ही हम कल्चर मीडिया को ट्रायल करते हैं। और ये दिस मेथड इज स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, शुगर, जेलेटिन, सीरम, ठीक है, कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेविंग। वही जो कि जिस भी चीज़ को हम ऑटोक्लेविंग से, जो ऑटोक्लेव ऑन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस होता है ना, जो ऑटोक्लेव पर कोगुलेट कर जाते हैं, तो ये बेसिकली उनके लिए यूज़ होते हैं, जो ये, ठीक है। इंटरमीडिएट स्टरलाइजेशन के एग्जाम्पल है ये, टिंडलाइजेशन एंड ये आपका इंसिपिएशन, ठीक है। पेस्चुराइजेशन तो आपको पता ही होगा, मिल्क में हम करते हैं पेस्चुराइजेशन। आपने सुना भी होगा कि ये पेस्चुराइज मिल्क है, लिखा भी होता है, मिल्क के पैकेट आप जब लेके आते हो पेस्चुराइज मिल्क। तो पेस्चुराइजेशन में क्या होता है, माइल्ड हीटिंग करते हैं। माइल्ड हीटिंग इसमें भी क्या होता है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए।
इसमें भी दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है होल्डर मेथड, ठीक है, एक होता है होल्डर मेथड, एक होता है फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड बिल्कुल ही सेकंडों में किया जाता है, ठीक है, टू एलिमिनेट पैथोजन। होल्डर मेथड यानी कि होल्ड किया जाता है, हमें होल्ड मतलब कि इसमें थोड़ा टाइम देते हैं हम, और इसमें एकदम से सेकंडों में होता है ये फ्लैश मेथड, नाम से ही आप जान सकते हो होल्डर, ठीक है, और फ्लैश, ठीक है। टू एलिमिनेट पैथोजेंस एंड एक्सटेंड सेल्फ लाइफ बट इट डजंट किल ऑल बैक्टीरियल स्पोर, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है भाई कि सारे के सारे जो बैक्टीरियल स्पोर होते हैं वो सारे के सारे इसके द्वारा किलिंग नहीं किए जाते, ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, पेस्चराइजेशन का। ऑटोक्लेव आपको पता ही होगा, ये इसमें क्या होता है, ऑटोक्लेव में स्टीम अंडर प्रेशर यूज़ किया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट के लिए और 15 LBS प्रेशर पे, ठीक है। इसमें दोनों मर जाते हैं, इसमें वेजिटेटिव सेल भी मर जाते हैं और स्पोर भी मर जाते हैं, और वो भी सिंगल साइकिल में, यानी कि एक साइकिल हम ऑटोक्लेव का देते हैं उसमें दोनों ये दोनों स्पोर हैं जो कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनको ये डैमेज कर देता है, दैट वाई वी आर यूजिंग द टेंडलाइजेशन और इंसिपिएशन, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो इसका जो कंट्रोल आपको याद रखने हैं, जैसे कि आपको पता होगा जो ऑटोक्लेव का जो कंट्रोल है, ऑटोक्लेव का जो कंट्रोल है वो क्या होता है, जियोबैसिलस, जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, आपने पहले पढ़ा भी होगा ये जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस बैक्टीरिया, ये क्या होता है, इसका पॉजिटिव मतलब इसका स्टरलाइजेशन कंट्रोल होता है। उसके बाद इंसिपिएशन की बात करें, इंसिपिएशन में क्या होता है भाई, जैसे मैंने बताया एग और सीरम के लिए यूज किया जाता है, जो कि एल्जी मीडिया जैसे मैंने बताया, ठीक है, 30 मिनट के लिए। इसमें भी लोअर 100 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर यूज किया जाता है, ठीक है। तो डेट्स वाई इसका जो आंसर है वो आपका, इसका जो आंसर है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, टेंडराइजेशन है, क्योंकि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर पूछा था। ये था गाइज आपका क्वेश्चन नंबर 2, काफ़ी एक्सप्लेनेशन होगी इसमें तो यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वाले कंसेप्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे गाइज, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई आपका स्टरलाइजेशन से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू स्टरलाइज ए स्टेथोस्कोप। आपको पता है क्लिनिक पे स्टेथोस्कोप यूज होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स पे लगता है ना स्टेथोस्कोप, तो उसको स्टरलाइजेशन के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, 2% क्लोरोहेक्सिडिन यूज़ करेंगे, नॉर्मल सलाइन यूज़ करेंगे, 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ करेंगे, या अल्कोहल यूज़ करेंगे। तो सबने देखा भी होगा, तो डॉक्टर जैसे 70% अल्कोहल से अपनी स्टेथो वो बार बार क्लीन करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है, 70% अल्कोहल। 70% जो अल्कोहल है इसको 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, और ये बिल्कुल कॉमनली और यूज़ किया जाता है रूटीन में, जो हैंड जो आपको पता होगा, क्योंकि इसका इसका एक 70% का ना एक एडवांटेज है गाइस। इस ये क्या होता है, ये इजीली जो वाटर होता है इसके अंदर, ये मतलब कि स्लो, इस वजह से देखो 70% ऑफ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर स्लो इवेपोरेशन। अब देखो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल अगर आप 100% यूज करोगे तो वो तो भाई 1 सेकंड में ही उड़ जाएगा, ठीक है, ऐसे लगाया आपने और 2-3 सेकंड में वो उड़ गया, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, ईजिली क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, इजीली इवेपोरेट हो जाता है, तो दैट्स वाई फिर वो इफेक्टिवली क्या नहीं कर पाता, अगर हम यूज़ करेंगे 100% तो इफेक्टिवली वो क्या नहीं कर पाएगा, स्टरलाइज नहीं कर पाएगा। तो अब इसकी वजह से हम इसमें पानी ऐड करते हैं, इन्होंने लिखा है जैसे बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर स्लोज इवेपोरेशन, और पानी ऐड करने का मतलब यही है कि इसकी जो इवेपोरेशन है उसको स्लो कर देता है, अलाउइंग द अल्कोहल टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लॉन्गर विच इंप्रूव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। अब इसमें हमने पानी मिला दिया, तो कोई भी बैक्टीरियल सेल है अगर उसमें अल्कोहल पेनिट्रेट मतलब कि उसको तो जब भी मार सकेगा ना जब अच्छे से होल्ड कर पाएगा उस चीज़ को, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। स्टेथोस्कोप मैन्युफैक्चरर लाइक लिटमैन हो गया, वो यही रिकमेंड करते हैं कि 70% अल्कोहल से वाइप करो, ठीक है। जो ये तो थोड़ा सा क्लिनिकल, वैसे ये जर्नल क्वेश्चन बन सकता है गाइज आपका, ठीक है, क्योंकि स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन आपका हमारा टॉपिक होता है माइक्रोबायोलॉजी में। तो वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, चलिए पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चन का कि अब ये सारे के सारे ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते भाई। आपको पता है गाइज जो आपका 2% क्लोरोहेक्सिडिन होता है, ये क्या होता है, 2% रिड्यूसिंग द बैक्टीरियल लोड एंड हैज ए लॉन्गर रेजिडुअल इफेक्ट, क्योंकि इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है, ठीक है, 2% क्लोरोहेक्सिडिन कहाँ यूज
कहाँ यूज होता है वो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर द 70 इसकी जनरली साइटेड एज द स्टैंडर्ड एंड मोस्ट इमीडिएट पेशेंट डिसइंफेक्शन है, क्योंकि इफेक्टिव 70% अल्कोहल इससे ज़्यादा मतलब कि इससे ज़्यादा इफेक्टिवली क्लिनिकल सेटिंग में हम 70% अल्कोहल को ज़्यादा हम वो करते हैं। 2% क्लोरहेक्सिडिन तो आपका पता होगा इसमें पाया जाता है जो हैंड वॉश आप करते हो, ठीक है। इसमें हाउएवर इसका जो इफेक्ट है वो इससे लॉन्गर है, रेजिडुअल, ठीक है। नॉर्मल सलाइन तो पता ही होगा भाई आपको, 0.9% सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं नॉर्मल सलाइन, 0.9%, ठीक है। तो ये तो एक स्टेराइल सोल्यूशन है जो कि आईवी फ्लूइड्स और वूंड क्लीनिंग में ये यूज़ किया जाता है। ये इसके कोई भी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, ठीक है। 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड ये भी आपने सुना होगा, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसको हम ब्लीच भी बोलते हैं, ये एज ए डिसइंफेक्टेंट काम करता है अपने, जो कि ये हम एक्चुअली में जो जो मतलब कि एक तरह से क्या कर देगा, डैमेज कर देता है स्टेथोस्कोप, इसलिए हम हाइपो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हाइपो बेसिकली हम लैब में यूज़ करते हैं, ठीक है। हाइपो का जार आपने बना हुआ देखा होगा कहीं भी, ठीक है। हाइपो का जार उसमें हम स्लाइड एंड डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट की तरह ये काम होता है, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4। कई यार कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करना कि हाउ इज़ द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच एजेंट इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टरलाइजेशन। हाँ ये अब आया ना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भाई गूगली क्वेश्चन होते हैं। इनमें से कौन सा है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट है। अब रेजिस्टेंट तो स्पोर भी है, स्टरलाइजेशन, ठीक है, प्रायन भी है, वायरस है और ट्यूबरकल बैसिलाई। इनमें से जो मोस्ट रेजिस्टेंट है ना भाई वो है प्रायन। प्रायन मोस्ट रेजिस्टेंट है भाई स्टरलाइजेशन से। प्रायन आर द मोस्ट रेजिस्टेंट इन्फेक्शियस एजेंट फॉर कन्वेंशनल जो स्टरलाइजेशन मेथड है जो हम यूज करते हैं, बिकॉज दीज आर द प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल दैट कॉज न्यूरोडिजनरेटिव, जैसे कि जो आपने पढ़ा होगा CJD डिजीज पढ़ा होगा हमें, ठीक है। क्योंकि प्रायन में क्या नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ठीक है, जिस वजह से और देर जो इन्फेक्सिव नेचर होती है वो एबनॉर्मल, एक्चुअली प्रायन क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है, ठीक है। क्योंकि उसको प्रोटीन को जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उसको डीनेचर करना तो बड़ा बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड जो ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव में भी जो प्रायन होते हैं वो ऑटोक्लेव से बच जाते हैं, यानी कि ऑटोक्लेव में अच्छे से स्टराइल नहीं होते, ठीक है। यूवी रेडिएशन हो गया और जो कॉमन केमिकल डिसइंफेक्टेंट हो गए वो मतलब कि प्रायन अच्छे से उसमें रेजिस्टेंट होते हैं एक तरह से वो प्रायन, ठीक है। प्रायन जो होते हैं क्योंकि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है प्रायन। अब स्पोर हो गया, जैसे स्पोर तो मारे जाते हैं ऑटोक्लेव में, आपने अभी ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है। आर नोन फॉर देयर हाई रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड यूज एट स्टरलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। जब अगर सारे के सारे स्पोर एलिमिनेट हो गए तो इसका मतलब हमारा स्टरलाइजेशन का जो हमारा प्रोसेस है वो आपका अच्छा हुआ, अगर सारे के सारे स्पोर हैं जो वो मारे गए तो, ठीक है। इवन देखो प्रायन डेमोन्स्ट्रेट है इवन ए हाई लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायरिंग मोर एक्सट्रीम मेजर फॉर इनएक्टिवेशन, ठीक है। क्योंकि प्रायन होते हैं जो वो जो स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव है वो उसको रेजिस्टेंट मतलब उससे रेजिस्टेंट होते हैं। वायरस आपको पता होगा, वायरस में भी रेजिस्टेंस होता है लेकिन वेरिंग लेवल का होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि वो एनवेलप है या नॉन एनवेलप है। जो एनवेलप वायरस होते हैं वो कम रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि जो एनवेलप उनका बना होता है वो बना होता है लाइपोप्रोटीन का। जो होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसके जो लाइपोप्रोटीन होता है वो उसके एनवेलप पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये मान लो कोई वायरस है, ठीक है, उसके एनवेलप पर वही होते हैं, जिस वजह से जो नॉन एनवेलप वायरस होते हैं वो मॉडरेट रेजिस्टेंस शो करते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एनवेलप और नॉन एनवेलप वायरस में से कौन सा ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है स्टरलाइजेशन का, तो आपने आंसर लगाना है नॉन एनवेलप, क्योंकि नॉन एनवेलप वायरस के ऊपर कोई लाइपोप्रोटीन का कोट नहीं होता, दैट्स वाई वो फिर क्या कर जाते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने लिखा बोथ टाइप आर लेस रेजिस्टेंट टू स्टरलाइजेशन देन बैक्टीरियल स्पोर एंड प्रायन, ठीक है। क्योंकि वायरस क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्यूबरकल बैसिलाई बता बोले तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ये भी मॉडरेट रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो वैक्सी सेल वाल होती है, आपने पढ़ा होगा माइको वर्ड ही वहाँ से आया, माइकोलिक एसिड इसकी सेल वाल में पाया जाता है, ठीक है। जर्मिसाइड विद ए ट्यूबरकोइडल क्लेम इंटरमीडिएट लेवल ऑफ बेंचमार्क डिसइंफेक्टेंट, तो वही उसके बारे में लिखा हुआ है हाई लेवल। स्पोर और प्रायन के लिए हमें हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। माइकोलिका आपने पढ़ा भी होगा। अब देखो इसमें इसी से एक क्वेश्चन आपका मैं बनाता हूँ, जो हम हीट करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो जेड एन स्टेन करते हैं हम उसमें हीट करते हैं, क्यों करते हैं भाई हीट,
ताकि जो डाई है वो पेनिट्रेट कर पाए इस वैक्सी लेयर को। ये जो वैक्सी लेयर होती है ना माइकोलिक एसिड की, जो माइकोलिक एसिड होता है इसकी जो वैक्सी लेयर होती है उसमें अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं ताकि अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए इसलिए हम हीट करते हैं, ठीक है। आइडियल टेम्परेचर फॉर प्लेटलेट स्टोरेज, प्लेटलेट स्टोरेज के लिए इनमें से कौन सा आइडियल टेम्परेचर है प्लेटलेट स्टोरेज के लिए? प्लेटलेट स्टोरेज के लिए इनमें से कौन सा है जो आइडियल टेम्परेचर है? आप जो ब्लड बैंकिंग का क्वेश्चन है भाई, ब्लड बैंक के बहुत कम क्वेश्चन आए हैं अभी तक, तो ब्लड बैंकिंग का ये क्वेश्चन है, तो ब्लड बैंक के क्वेश्चन है, आइडियल टेम्परेचर बताना है प्लेटलेट स्टोरेज का, ठीक है। प्लेटलेट स्टोरेज का जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो होता है 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस पर, और एजिटेशन के साथ हम प्लेटलेट को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है 22 डिग्री सेल्सियस। प्लेटलेट आर टिपिकली स्टोर्ड एट 20 से 24 रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर होता है आपको पता होगा 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, विद कॉन्टिन्यूस जेंटल एडिटेशन, 5 से 7 दिन तक हम रख सकते हैं। आपने देखा होगा एजिटेटर होता है, यहाँ पर प्लेटलेट के बैग रखे होते हैं, ऐसे ऐसे एजिटेट करते रहते हैं ताकि वो एक दूसरे से क्लम्पिंग ना हो उनकी, ठीक है। और पोस्ट ट्रांसफ्यूजन अच्छे से वो मतलब कि मैक्सिमाइज देयर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन सर्वाइवल इन पेशेंट सर्कुलेशन, क्योंकि क्लम्पिंग को रोकने के लिए हम जेंटल एजिटेशन उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर रखते हैं इनको प्लेटलेट्स को, ठीक है। उसके बाद वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट, ठीक है। ये देखते हैं भाई, अपना एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कि अदर ऑप्शन ठीक क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए जो -, डिग्री सेल्सियस होता है और जो -20 डिग्री सेल्सियस और -4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये क्या है भाई, ये टेम्परेचर तो बहुत लो है ना, माइनस में टेम्परेचर गया हुआ है, तो इसमें कैसे करेंगे भाई? क्योंकि प्लेटलेट की शेप और प्लेटलेट का फंक्शन जब एक्सट्रीम जब हम कोल्ड देंगे तो उससे क्या होगा लॉन्ग टर्म, देखो इन्होंने लिखा प्लेटलेट अंडरगो स्पेसिफिक शेप एंड फंक्शनल चेंज व्हेन एक्सपोज्ड टू कोल्ड टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री थे, जब हम नीचे का था टेम्परेचर तो उनकी जो शेप है और उसके फंक्शन में उसमें चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। वाइल कोल्ड स्टोर्ड जो प्लेटलेट्स होती है जो 1 to 3 डिग्री सेल्सियस पर हम स्टोर करते हैं, जो लेकिन कुछ केसेस में यूज होते हैं स्पेसिफिक क्लिनिकल, जैसे कि ट्रीटिंग सम ब्लीडिंग ट्रॉमा पेशेंट, ठीक है। दे आर देन अल्टरनेटिव प्रोडक्ट नॉट फॉर स्टैंडर्ड आइडियल कंडीशन जनरल स्टोरेज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्रीजिंग इज यूज फॉर द लॉन्ग टर्म क्रायोप्रेजेशन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीआरपी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। टिपिकली जो -80 यूज करते हैं हम फ्रीजिंग के लिए, लेकिन ये बट दिस इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस नॉट ए जर्नल प्रोसेस, ठीक है। नॉट फॉर रूटीन स्टोरेज फॉर ट्रांसफ्यूजन यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा स्पेशल प्रोसेस में करते हैं हम, अगर हमें फिर अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है, तो -80 इसका यूज़ करते हैं प्लेटलेट जो पीआरपी होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन थे गाइज, ठीक है। आज की वीडियो तो थोड़ी सी लंबी होगी, तो यही सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करने थे। आई होप कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और चैनल पर कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसी है। लाइक कर देना यार अगर वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो, सच में अगर आपको कंटेंट में थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, ठीक है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और क्या बोलूँ भाई, किसी को कोई डाउट है इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर देना कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आपको उस टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ये आईडी है, इसका जो लिंक आईडी का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपकी जेन्युइन क्वेरी है ना तो वो ज़रूर आपकी हल कर दी जाएगी, अगर कोई आपकी जेन्युइन डाउट है तो, ठीक है। वो बाकी फेसबुक पर अगर आप एक्टिव हो तो हमें प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पर, ठीक है। अगर आप एक्टिव हो तो फेसबुक का पेज है जो हमारा, उसको लाइक कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपसे मिलते ही रहेंगे, पढ़ते रहो यार, ठीक है। अपने बेसिक्स को कवर करो और जितना हो सके बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो आप 2 मिनट में अगर एग्जामिनर ऐसे घुमा देगा ना क्वेश्चन, 2 मिनट में आपका गलत हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप ठीक कर गए, लेकिन असल में वो आपका गलत होगा, ठीक है। तो बेसिक्स पर काम करो अपने। बाकी मैं तो ऐसी वीडियोज़ बनाता ही रहूँगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, प्लेलिस्ट को आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।